एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल ही रहा है। और उसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आरएनए। ठीक है, अच्छा, आरएनए जो है यानी कि आपके जो एनसीईआरटी है उसमें आरएनए वर्ल्ड करके टॉपिक दिया हुआ है, तो आरएनए वर्ल्ड आप मान सकते हैं। तो आरएनए के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहले आरएनए के डेफिनेशन को समझते हैं कि आरएनए क्या है। आइए देखते हैं। आरएनए इज लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल। क्या मतलब हुआ बात का, यानी कि ये एक लंबा, ठीक है, बिना श्रृंखला वाला, यानी कि कोई एक्स्ट्रा ब्रांचेस नहीं निकली हुई होती हैं, एक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है। पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि छोटी छोटी यूनिट से बनने वाला, ठीक है, यानी कि मोनोमर से बनने वाला, ठीक है ना। अच्छा, तो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है और मेड अप ऑफ सिंगल चेन, और एक सिंगल चेन में बना हुआ होता है। जैसे डीएनए है, डीएनए डबल चेन वाले होते हैं, ठीक है, एक चेन आ रही है, उधर से दूसरी चेन आ रही है, तो दो चेन आपस में फिर जुड़ती हैं चेनें, तो ये सिंगल चेन वाला होता है। आरएनए इज ए नॉन हेरिडिटरी न्यूक्लिक एसिड एक्सेप्ट सम वायरसेस। आरएनए जो होता है वो नॉन हेरिडिटरी होता है, ठीक है। नॉन हेरिडिटरी का मतलब यानी कि मतलब आपके पेरेंट्स से बच्चों में जाने वाला नहीं है, ठीक है। वो जाता कौन है, वो डीएनए जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए बोल रहे हैं कि नॉन हेरिडिटरी न्यूक्लिक एसिड है एक्सेप्ट सम वायरसेस। हाँ, कुछ वायरसेस में ऐसा नहीं होता, उसमें आरएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है। आरएनए इज पॉलीमर ऑफ, अभी पॉलीमर तो है बट ये किसका पॉलीमर है, ठीक है, राइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस का, ठीक है। जैसे डीएनए भी सेम यही है कि डीएनए भी राइबोज शुगर, राइबोज पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस का एक पॉलीमेरिक चेन होता है, ठीक है। अच्छा, बट वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए में, है ना, ये डिफरेंस है। हालांकि अभी हम लोग डिफरेंसेस की भी बात करेंगे कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अच्छा, अब यहां पर आया राइबोज शुगर, ओके, फॉस्फोरिक एसिड। अब मैं आपको बता दूं कि राइबोज शुगर में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, वो डिफरेंस की बात आगे करेंगे। और नाइट्रोजनस बेसिस, बाकी फॉस्फोरिक एसिड सेम रहेगा। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। आरएनए में यूरासिल है, जबकि डीएनए में ये सब कुछ सेम रहेंगे, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन। यूरासिल की जगह पे थायमिन होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये डिफरेंस भी आपको पता चल रहा है हाथ तो हाथ। द नाइट्रोजनस बेसिस आर ज्वाइंड टू राइबोज शुगर। अब नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो जो पेंटोज शुगर होता है उसके साथ जुड़ता है, ठीक है ना। बाय कैसे जुड़ता है, एनसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बनने वाला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है उसके द्वारा जुड़ने वाला है। यानी कि नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ जो जुड़ेगा वो एनसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। एनसी का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फॉर द प्यूरिन्स, ठीक है, glycosidic bond links the C1 position of ribose pentose sugar and N9 position of bases। अब आपको तो पता ही है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो दो तरीके के ज्वाइंट हो रखे होते हैं, या तो जुड़ा होगा प्यूरिन जुड़ा होगा या जुड़ा होगा पिरिमिडीन जुड़ा होगा, दोनों में से कोई एक जुड़ सकता है। तो अगर कह रहा है कि ये इफ प्यूरिन इज ज्वाइंट, ठीक है, प्यूरिन एज अ वर्क एज अ नाइट्रोजन बेस, तो वो जो वहां पर नाइट्रोजन होगा उसका 9 नंबर नाइट्रोजन पोजीशन और कार्बन का तो पहला पोजीशन, कार्बन फर्स्ट कार्बन, दोनों आपस में ज्वाइन हो रखे होंगे। और बॉन्ड का नाम आपको पहले ही बता दिया, एनसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हो रखे होंगे। उसके बाद क्या बोलता है, फॉर द पिरिमिडीन्स, अगर इन केस न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर जो हमारा नाइट्रोजन बेस वो पिरिमिडीन है, तब क्या होगा, तब कार्बन की पोजीशन तो वही रहेगी C1 पोजीशन, ठीक है, लिंक होगा N3 पोजीशन वाले, यानी कि नाइट्रोजन पोजीशन नंबर 3, वो आपस में ज्वाइन हो रखे होंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि प्यूरिन और पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर में फर्क होता है, वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज एंड फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। यानी कि
मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि 3 टाइप के आरएनए होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। पहला जो मेन टाइप होता है वो है एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए। सेकंड टाइप है टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर आरएनए। और थर्ड टाइप हुआ आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब हुआ राइबोसोमल आरएनए। तो ये थे टाइप और ये थे आरएनए का इंट्रोडक्शन। तो अभी हम टाइप के बारे में डिटेल से बात। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं पहला जो आपका आरएनए का टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ आरएनए एमआरएनए, ठीक है, यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो अब मैसेंजर आरएनए क्या है? ठीक है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, आइए देखिए बात करते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ इट। अब आपको पता है डीएनए में डबल स्ट्रैंड होती है, ठीक। अब उनमें से कोई एक स्ट्रैंड जो कि दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक स्ट्रैंड होती है तो दूसरे वाली स्ट्रैंड उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं? उसमें से कोई स्पेसिफिक टुकड़ा डीएनए का जिसको कि स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे, यानी कि डीएनए पूरा कंप्लीट डीएनए नहीं, डीएनए के कोई पर्टिकुलर पार्ट में से आरएनए निकल के आएगा, मैसेंजर आरएनए निकल के आएगा, ये कह रहा है, ठीक। इट कंटेन्स एंड कैरीज कोडोन्स। अब पूरा जो डीएनए है, जो आरएनए है, उसके अंदर भी वो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, वो तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स को बोलते हैं कोडोन या ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये कैरी करेगा, कोडोन्स को कैरी करेगा। एक्चुअली में कैरी तो ये पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन को कैरी करेगा, एक्चुअली में है तो इसमें न्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन, बट उनमें वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर जो आपका जो बन रहा है, एक आप कह सकते हो कि जोड़ा जो बन रहा है, 3 का सेट जो बन रहा है, 3 का जो सेट है उसे कह रहे हैं कोडोन। और वो जो कोडोन होता है वो आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये कोडोन्स कैरी करता है, बिल्कुल ठीक। फ्रॉम डीएनए, क्योंकि डीएनए से अलग हुआ है तो डीएनए से कैरी करेगा, टू द साइटोप्लाज्म। और कहां लेके जाता है? अब डीएनए होता कहां है? सेल के न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस से कहां लेके जाएगा? न्यूक्लियस के बाहर ले जाएगा। और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो डीएनए से कोडोन्स को कैरी करता है और लेके कहा जाता है? न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में ले जाता है, इट मींस बाहर ले जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एंड फाइनली बिकम्स अटैच्ड टू राइबोसोम्स। अब जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर राइबोसोम नाम का पार्ट होता है, तो मैसेंजर आरएनए जाकर के राइबोसोम के साथ अटैच्ड हो जाता है, जुड़ जाता है, ताकि उस जगह पर प्रोटीन फैक्ट्री, आपने पढ़ा भी होगा कि राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कैसे बना? क्योंकि मैसेंजर आरएनए आकर के वहां पे ज्वाइन हो गया और जिसकी वजह से वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। अच्छा, तो बिकम्स अटैच्ड टू राइबोसोम्स, क्लियर है। मैसेंजर आरएनए कैरीज कोडोन्स एंड फॉर्म्स ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो क्या कैरी करता है? कोडोन्स कैरी करता है और एक टेम्पलेट बना लेता है। टेम्पलेट का मतलब एक श्रृंखला बना लेता है, किस चीज की? कोडोन्स की श्रृंखला बना लेता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। मैसेंजर आरएनए बियर्स ए कैप ऑफ। अब जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैं भी आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक इमेज, इमेजिनरी इमेज, एक्चुअल इमेज तो नहीं होती वो आरएनए की, बट एक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का वो होगा। तो देखिए उसमें हम देखेंगे कि उसके स्टार्टिंग में, यानी कि एमआरएनए की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर एक मिथाइलेटेड ग्वानोसिन जो मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाएगा, तो उसको कैप कह रहे हैं कि एमआरएनए के पास कैप होती है। एक्चुअली में एक मॉलिक्यूल होता है उसका नाम है मिथाइलेटेड ग्वानोसिन, जो कि अटैच होगा स्टार्टिंग पॉइंट में एट 5' एंड। अब हमने पढ़ के आए डीएनए में जो डीएनए के जो टेम्पलेट होता है वो 3' एंड और 5' एंड होता है। तो ऐसे ही जो 5' एंड होगा उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा 5' एंड पर, वहां पे कौन जुड़ा होगा? मिथाइलेटेड ग्वानोसिन जुड़ा होगा, ठीक। दिस कैप इज फॉलोड बाय इनिशिएशन कोडोन। इसके बाद जब मिथाइलेटेड ग्वानोसिन जो जुड़े हैं उसके बाद आगे
इनिशिएशन कोडोन्स होंगे, यानी कि वो ट्रिपलेट्स होंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कराने वाले कोडोन्स कौन से हैं? AUG और GUG, यानी कि एडेनाइन यूरासिल क्या हुआ है ना, और ग्वानिन। अच्छा, तो इस तरीके के कोडोन्स होंगे, इनको बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन्स। आफ्टर दिस अ लॉन्ग कोडिंग स्ट्रेच इज प्रेजेंट ऑन mRNA. टर्मिनेशन कोडोन लाइक UAA और UAG और UGA एंड पॉलीएडेनाइन टेल आर प्रेजेंट एट द एंड. उसके बाद जब ये इनिशिएशन कोड खत्म हो गया, फिर लंबी स्ट्रेच चलेगी कोडोन्स की, यानी कि mRNA कंप्लीट चलेगा. जब mRNA एंड होने वाला होगा, तो पता कैसे चलेगा कि mRNA एंड हो रहा है? तो mRNA जब एंड होने वाला होगा, तो वहां पे यानी कि एंडिंग पॉइंट क्या बोलेंगे उसे? टर्मिनेशन. तो टर्मिनेशन जो लास्ट के कोडोन आने वाले हैं, टर्मिनेशन कोडोन आने वाले हैं, यानी कि ये कोडोन वो बताएंगे कि अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, यानी mRNA आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा. तो प्रोटीन सिंथेसिस का एंड होगा जब लास्ट में कोडोन्स आएंगे, या तो UAA या UAG या UGA, ये कोडोन्स आएंगे. ठीक है, और इसके बाद जैसे जो आपका mRNA जो हमने था, mRNA जो है उसमें स्टार्टिंग कैप मिथाइलेटेड ग्वानिसिन नाम के मॉलिक्यूल की थी, ऐसी एंडिंग जो टेल होगी वो किसकी होगी? पॉलीएडेनाइन की होगी. ठीक है, अच्छा, ये mRNA के एंड में यानी लास्ट में प्रेजेंट होगा. बिफोर पॉलीएडेनाइन टेल ए नॉन कोडिंग स्ट्रेच में बी प्रेजेंट. ठीक है, अच्छा, नॉन कोडिंग स्ट्रेच यानी कि बीच में एक ऐसा हिस्सा आएगा जिसमें कोडोन नहीं होगा, कोई कोडोन नहीं है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. वो एंड में भी मौजूद है mRNA के और स्टार्टिंग में भी मौजूद है. अब वो आप स्ट्रक्चर में देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर में आपके समझ में आ जाएगा. अब आप अपनी स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मैसेंजर mRNA का स्ट्रक्चर है. तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इसके स्टार्टिंग में मिथाइलेटेड ग्वानिसिन मॉलिक्यूल जुड़ा होता है जो कि कैपिंग का काम करता है. उसके बाद नॉन कोडिंग स्ट्रेच आता है छोटा सा. ठीक, उसके बाद इनिशिएशन कोडोन शुरू हो जाता है जो कि या तो AUG होगा या GUG होगा. उसके बाद फिर टर्मिनेशन कोडोन स्ट्रेच आता है लंबा. ठीक है, कई सारे कोडोन्स, बहुत सारे कोडोन्स होंगे. ठीक है, अच्छा, और फिर टर्मिनेशन कोडोन आएगा, वो है UAA, UAG या UGA. उसके बाद फिर आप देख रहे हैं नॉन कोडिंग स्ट्रेच है, और फिर एंड में आप देख रहे हैं कि पॉलीएडेनाइन की टेल है. तो पॉलीएडेनाइन से एंड में आ रहा है और मिथाइलेटेड ग्वानिसिन स्टार्टिंग में आ रहा है. इस तरीके से पूरा कंप्लीट mRNA बन रहा है. ठीक है, तो ये था मैसेंजर mRNA के बारे में. ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं. देखिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं, और जो नेक्स्ट RNA है वो है tRNA. राइट, इट इज tRNA. ठीक है, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम DNA इन द सेम वे एज mRNA. यानी कि ये भी जैसे mRNA बनता है उसी तरीके से tRNA भी बनता है. ठीक है, अच्छा, ट्रांसफर RNA. तो ये जो RNA है ये बट इसके लिए जो स्ट्रक्चरल जीन है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, ये जो है जैसे mRNA के लिए जो स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि tRNA बनने के लिए जो जीन होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, अच्छा, बाकी बनने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो होने वाला है वो बिल्कुल सेम जैसे mRNA का होता है वैसे ही tRNA का भी होता है. बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक तो जीन का फर्क है, और फर्क ये है कि यानी कि जिस DNA से बन रहा है, जो DNA बनाएगा उस DNA का जो जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, उसका फर्क है. और इट इज स्मॉल एंड हैज ओनली 73 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. ये mRNA के कंपैरिजन में छोटा होता है, क्योंकि mRNA में अप्रॉक्सीमेट 500 क्या होता है न्यूक्लियोटाइड की चेन तक वो हो सकता है. ठीक है, और ये क्या है? ये सिर्फ 73 to 90 न्यूक्लियोटाइड की चेन ही होती है इसमें, यानी कि इतना ही लंबा होता है. तो इट मींस इसका जो साइज है वो छोटा होता है. द अमाउंट ऑफ tRNA इज ऑल्सो लेस. इट इज ओनली 15% ऑफ टोटल RNA.
अब जितना सेल के अंदर आरएनए है उसका 15% ऑक्यूपाई कर लेता है टीआरएनए, यानी कि टोटल परसेंटेज जो होगी आरएनए की, ओवरऑल आरएनए जितना भी आरएनए, चाहे वो एमआरएनए है, टीआरएनए है या आपका अगला वाला आरआरएनए है, तो उन सब के जो एवरेज है उसके मुकाबले में सिर्फ ये 15% ही होता है। ठीक है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए के डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद। ठीक, सम ऑफ देयर नाइट्रोजनस बेसिस आर चेंज्ड बाय एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कुछ जो इसके नाइट्रोजनस बेसिस होंगे उनमें चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज की वजह से। जब ये ट्रांसक्रिप्शन बनने के बाद कंप्लीट बन के बाहर आएगा तब होगा ऐसा, जिसकी वजह से होगा क्या, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ टीआरएनए इज बेंट, जिसकी वजह से जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है आरएनए की वो बेंट कर जाएगी, यानी कि मुड़ जाएगी, और मुड़ने के बाद और फोल्ड हो जाएगी ऑन इटसेल्फ, अपने आप को मोड़ के, तरोड़ मरोड़ के, ठीक है, फोल्ड कर लेगी और बना लेगी कैसा, एक क्लोवर लीफ शेप, अपने आप को क्लोवर लीफ शेप बना लेगी। अभी हम नीचे क्लोवर लीफ शेप के बारे में भी देखेंगे कैसे होती है। अच्छा, टीआरएनए वाज नोन बिफोर 1961 एज जेनेटिक कोड एंड वाज कॉल्ड एसआरएनए, बट लेटर its role as an adapter molecule was reported because of it could read the code and would bind to specific amino acid during translation। अब देखिए यहाँ पर काफी लंबा सेंटेंस था तो काफी सारे वर्ड्स आ रहे हैं डिफरेंट, पहले समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, टीआरएनए को 1961 से पहले क्या कहते थे, उसको जेनेटिक कोड कहते थे। ठीक, अच्छा, क्योंकि तब तक ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई थी, खोजबीन ज़्यादा नहीं हो पाई थी, तो साइंटिस्ट ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते थे, आरएनए के बारे में भी। तो तब तक टीआरएनए को 1961 से पहले जेनेटिक कोड कहते थे एंड वाज कॉल्ड एसआरएनए, और इसको एसआरएनए बुलाया जाता था। एसआरएनए क्योंकि ये 1M NaCl में सोल्यूबल होता है, तो इसलिए इसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते थे। बट लेटर इट्स रोल एज एन अडेप्टर, मगर बाद में पता चला कि इसका जो रोल है वो अडेप्टर का है, ना कि जेनेटिक कोड है, ये अडेप्टर का रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूल वाज रिपोर्टेड बिकॉज इस मॉलिक्यूल को अडेप्टर मॉलिक्यूल कहा गया क्योंकि इट कुड रीड द कोड, ये उस कोड को रीड कर लेता है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है, अच्छा, के साथ बाइंड करेगा, और ट्रांसलेशन के दौरान ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब ट्रांसलेशन कराने में इसका मतलब टीआरएनए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, देखिए अब हम बात को समझते हैं, स्ट्रक्चर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि टीआरएनए का जो अमीनो एसिड बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल क्यों है। आइए देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, हालांकि मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो 3D स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, वो जो है उसमें और क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर में, दोनों में आपस में क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर में जो है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर को नहीं मानता। ठीक है, बट क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर थोड़ा जो है एक पॉपुलर स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर कि इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 आर्म्स है। पहली आर्म क्या है, पहली आर्म मैं डी आर्म से शुरू करता हूं। पहला डी आर्म आप देखिए, तो डी आर्म क्या है, डी आर्म जो होती है वो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने वाले एंजाइम को रिकॉग्नाइज्ड करती है, तो ये डी आर्म उस साइट को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो वाले न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो कि अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने वाला एंजाइम को रिकॉग्नाइज्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद है अमीनो एसिड आर्म, यानी कि यहाँ पर वो इस तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो कि अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड कर लेंगे, तो अमीनो एसिड्स को पकड़ पकड़ करके लेके आएगा। तभी तो जब अमीनो एसिड्स आएंगे तभी तो अमीनो एसिड ज्वाइन होने के बाद तभी तो प्रोटीन बनेगा, तो अमीनो एसिड को पकड़ करके लाने का काम टी आर्म का है, इसीलिए इसको अडेप्टर कह रहे हैं। तो अब क्या करेगा, ये अमीनो एसिड आर्म जो होगी इस हिस्से में जो अमीनो एसिड होंगे वो जाके बाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब टी आर्म है,
टी आर्म क्या करेगी, राइबोसोम के साथ बाइंड करेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो एंटीकोडोन आर्म है जो नीचे है, ये क्या करेगी, एंटीकोडोन आर्म, ठीक है। जो एमआरएनए होगा, एमआरएनए के साथ जो एमआरएनए के जो कोड्स होंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री कोड होंगे एंटीकोडोन के पास, तो वो आपस में बाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म क्या होता है, जो ये जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है यानी कि टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी देता है वेरिएबल आर्म। इसमें बहुत कम न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, टीआरएनए का। अब बात कर लेते हैं आरआरएनए की, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। इट इज फॉर्म फ्रॉम ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए के छोटे पार्ट से, स्मॉल पार्ट से बनता है, ठीक है। इन साइटोप्लाज्म आरआरएनए, ठीक, एंड वेरियस प्रोटीन्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्म के अंदर जो आरआरएनए होता है ये क्या करेगा, ये कई सारे प्रोटीन्स के साथ मिलके, ठीक है, क्या बना लेगा, राइबोसोम बना लेगा, ठीक है। तो राइबोसोम बनाने में मदद करता है आरआरएनए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए को भी बाइंड कराने में, राइबोसोम सरफेस पर बाइंड कराने में रोल प्ले करता है आरआरएनए, ठीक है। अच्छा, तो ये थे टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। आरएनए के जो टाइप्स थे वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग डिफरेंट टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग यही एंड कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।